आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसमें वक्ता के कथन को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि शब्दों का वह समूह है, सार्थक शब्दों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार का जो शब्दों का समूह होता है वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं हम वाक्य का। उदाहरण है रोहित किताब पढ़ रहा है। रोहित किताब पढ़ रहा है, ये हो जाएगा वाक्य, क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों को क्या किया गया है, समूह में लिखा गया है। तो इस प्रकार का समूह है जिसमें हम सार्थक शब्दों द्वारा अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार का समूह है वाक्य कहलाता है। वाक्य को लिखने के या बोलने के अपने एक नियम होते हैं, कुछ उसके आवश्यक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य के आवश्यक तत्वों का। पहला जो आवश्यक तत्व है वो है सार्थकता। सार्थकता यानी कि वाक्य में जिन भी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। वो जो शब्द हैं वो सार्थक शब्द होने चाहिए। अगर वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य का दूसरा आवश्यक तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। जब हम एक पद को सुनते हैं तो हमें दूसरे पद को सुनने की भी इच्छा होती है। उदाहरण देखते हैं इसका पहले हम। लोग प्रतिदिन प्रातः करना पसंद करते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा कि लोग प्रतिदिन प्रातः करना पसंद करते हैं। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको जानने की इच्छा होगी कि क्या करना पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भ्रमण। तो इस प्रकार से कि एक पद को सुनने के बाद हमें इसके दूसरे पद को जानने की क्या हुई, इच्छा। और ये इच्छा ही क्या होती है, आकांक्षा। अगर वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है तो इसे अधूरा वाक्य माना जाता है। वाक्य का तीसरा आवश्यक तत्व है निकटता। तीसरा आवश्यक तत्व है निकटता। यानी जब भी हम कोई वाक्य लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो उसमें सबसे जरूरी है कि शब्द जो हैं वो परस्पर क्या हो, निकट हों। दूर दूर होने से वाक्य क्या होता है, अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे हमने लिखा, उदाहरण देखते हैं हम। हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या होगा कि वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी कमी है, निकटता की कमी है। अगर हम इसे लिखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है, हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें हमने इसकी निकटता की जो कमी थी यहाँ पे उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो जब वाक्यों को अलग अलग दूर दूर लिख दिया जाता है शब्दों को, तो वो क्या होते हैं, वाक्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। जब शब्दों को परस्पर एक साथ निकट लिखा जाता है तभी वो वाक्य की श्रेणी में आते हैं। वाक्य का चौथा आवश्यक तत्व है योग्यता। चौथा जो आवश्यक तत्व है वो है योग्यता। यानी कि वाक्य में जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जाए उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे प्रसंग के अनुसार हमें क्या कर सके, अर्थ प्रकट कर सकें। उनमें इतनी योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है हमारा मयंक आग से कपड़े धोता है। हमने यहाँ पे लिखा कि मयंक आग से कपड़े धोता है।
पहली बात तो आग से कपड़े नहीं धोए जाते हैं, तो ये आग जो शब्द है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी इसके योग्य नहीं है, क्योंकि ये अर्थ प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो कपड़े किससे धोए जाते हैं, पानी से धोए जाते हैं। तो यहाँ पे पानी जो शब्द होगा वो क्या होगा, सार्थक शब्द होगा, योग्य शब्द होगा, जो इसके अनुसार इसका अर्थ प्रकट करेगा। वाक्य का पांचवा आवश्यक तत्व है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी कि सभी पदों को एक क्रम के अनुसार इसमें व्यवस्थित करना होता है, तभी हमारा वाक्य बनता है। इंग्लिश में हम जब वाक्य लिखते हैं तो सब लिखा जाता है, कुछ तरीका यूं होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण देखते हैं हम। राज किल्ड नवीन। अब इसी वाक्य को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा कि राज ने नवीन को मार डाला। तो इसमें क्या हुआ, कर्ता सबसे पहले आया, उसके बाद क्या आया, कर्म, और सबसे अंत में जो आई है मार डाला क्रिया। यानी कि हिंदी में जो क्रमबद्धता होती है वो इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले क्या आता है, कर्ता, उसके बाद में आता है हमारा कर्म, और सबसे अंत में जो होती है वो क्या आती है, क्रिया आती है। तो वाक्यों में जो शब्द होते हैं उन्हें क्रम के अनुसार लिखा जाता है, तभी हिंदी में वाक्य बनता है। वाक्य का छठा आवश्यक तत्व होता है अन्वय। छठा जो तत्व है वह है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल, यानी वाक्य में वचन, लिंग, कारक और काल, इन सब का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है हमारा, श्याम विद्यालय गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सीता पुस्तक पढ़ती है। अब पहला जो वाक्य है कि श्याम विद्यालय गया, तो इसमें श्याम जो है वो क्या है, कर्ता। तो इसके अनुसार क्या हुआ है, गया जो क्रिया है वो क्या है, श्याम के अनुसार आई है, यानी कि गया एक वचन और श्याम के अनुसार पुल्लिंग। यहाँ पे अगर हम गई लिख देते तो क्या हो जाता वाक्य, ये वाक्य नहीं रहता। इसी प्रकार से यहाँ सीता पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें सीता के अनुसार क्या है, पढ़ती आया है और एक वचन है। तो इस प्रकार से वचन, लिंग, कारक, काल जो है वो क्या है, क्रिया के अनुसार होने चाहिए, तभी हमारा वाक्य सार्थक बन पाता है। तो ये थे हमारे वाक्य और वाक्य के आवश्यक तत्व। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।